सर, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर की स्थापना कब हुई थी और कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर के अंतर्गत कौन-कौन से कोर्स हैं और उसके लिए क्राइटेरिया क्या है? कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर पासीघाट सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का एक कॉन्स्टिट्यूंट कॉलेज है और ये 2013 में एस्टेब्लिश हुआ था। शुरू में इसका एक बिल्डिंग नहीं था, इसके पास फैकल्टी नहीं था, तो ये हमारा एक पुराना कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री है, वहीं पे इसको हम रन कर रहे थे। 2023 में इसका बिल्डिंग बन के तैयार हुआ, फैकल्टी का रिक्रूटमेंट हुआ और तब से हम हमारे मेल बिल्डिंग में शिफ्ट हो गए। एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ा सेक्टर है और उस सेक्टर की प्रॉब्लम्स, फार्मर्स की प्रॉब्लम्स, कैसे हम फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करें, अरुणाचल प्रदेश की जो इश्यूज है उनको कैसे एड्रेस करें, कैसे यहाँ की जो यूथ है उसको हम एजुकेशन दें, उसका उसके लिए हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। इस कॉलेज में एग्रीकल्चर का बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स डिग्री प्रोग्राम चल रहा है और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम दो डिसिप्लिन के अंदर चल रहे हैं, जिसमें एक डिसिप्लिन जो है एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स है, एक प्लांट पैथोलॉजी। बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन के लिए, क्योंकि ये सेंट्रलाइज्ड एडमिशन सिस्टम है, हमारी यूनिवर्सिटी जो है हर स्टेट गवर्नमेंट को इंटीमेट करती है कि आपके स्टेट से हमें इतने इतने नंबर स्टूडेंट का आपका बनता है। हमारा यहाँ का हर पर ईयर कैपेसिटी वो जो है वो 30 स्टूडेंट का है। तो अकॉर्डिंगली हर स्टेट गवर्नमेंट एक्सेप्ट आसाम, क्योंकि आसाम में पहले से आसाम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, हमारा हिल एरिया का पूरा जुरिडिक्शन है, 7 स्टेट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट आजकल जो आपका एग्ज़ाम लेती है सेंट्रल गवर्नमेंट, उस एग्ज़ाम की मेरिट के बेसिस पे वो अलग से एप्लीकेशन कॉल करते हैं कि एग्रीकल्चर में जिसको एडमिशन लेना है वो इस फॉर्म को फिलअप करे। और उसके बाद जो एनटीए एग्ज़ाम लेता है उस मेरिट के बेसिस पे हर स्टेट गवर्नमेंट अलग से अपना मेरिट बनाती है एग्रीकल्चर के लिए। और वो मेरिट बेसिस पे जैसे मान लो अरुणाचल को 3 सीट दी गई है, तो कम से कम 4-5 बच्चों का लिस्ट जो है हमारी यूनिवर्सिटी को कम्युनिकेट कर देता है। इसी तरह से सिक्किम स्टेट गवर्नमेंट है वो कम्युनिकेट कर देती है और अल्टीमेटली हम उस मेरिट बेसिस पे स्टूडेंट को एडमिट करते हैं। तो एक्सेप्ट आसाम हमारे पास बाकी 7 स्टेट के स्टूडेंट हैं। आसाम के कुछ बच्चे हैं जो हमारे पास हायर फी कैटेगरी भी है, जो पेमेंट बेसिस पे हम जिनको बोलते हैं, वो उसमें कोई एडमिशन लेना चाहता है तो वो ले सकता है, वो ओपन है ऑल इंडिया के लिए, तो उसमें कुछ बच्चे आसाम के भी हैं। 15% सीट जो है वो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च फिलअप करता है। तो 30 में से 2 स्टूडेंट 3 स्टूडेंट जो है वो ऑल इंडिया बेसिस पे है, जिसमें कुछ साउथ इंडिया के बच्चे भी हैं, कुछ मेनलैंड के बच्चे भी हैं। तो इस तरह से इसका हमारा एडमिशन का प्रोसेस है। पीजी में एडमिशन के लिए सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑल इंडिया बेसिस पे अलग से यूनिवर्सिटी लेवल पे एक एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करती है। वो ऑल इंडिया लेवल पे होता है और उस एग्जाम की मेरिट के बेसिस पे और उसके बाद काउंसलिंग होती है। हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर जितनी भी सीट वैकेंट होती है उसमें जो है उनको प्रेफरेंस दी जाती है और जो बच्चा पासीघाट को लेना चाहता है उसको यहाँ एडमिशन दिया जाता है। तो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए ये प्रोसेस है। सर, सरकार जो है किसानों की आय बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है, जिसमें कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर की स्थापना है। तो किस तरह से किसानों की आय बढ़ाने के लिए आप लोग जागरूकता कार्यक्रम चला रहे हैं? हमारे यहाँ पे किसानों को जागरूक करने के लिए हम एक्सटेंशन एक्टिविटीज बोलते हैं। हमारा 3 मैंडेट है, जिसमें टीचिंग जो है हमारा प्राइम मैंडेट है, जिसको हम 70% वेटेज देते हैं। टीचिंग के बाद में कुछ पार्ट हमारा रिसर्च का है, जिसके अंदर हमारे पास कम्पिटिटिव ग्रांट के रिसर्च प्रोजेक्ट होते हैं। हमारी फैकल्टी जो है अपना प्रोजेक्ट प्रपोजल सबमिट करती है जितनी भी फंडिंग एजेंसीज है, और अगर वो अपना क्वालिटी के बेस पे, मेरिट के बेस पे स्टैंड करते हैं तो उनको फंडिंग की जाती है। इसके साथ साथ ही हमारा पीजी का रिसर्च प्रोग्राम है, जिसमें हम बच्चों जो है वो यहाँ की लोकल प्रॉब्लम्स है उनके ऊपर उनको रिसर्च का प्रॉब्लम देते हैं। तो ये हमारा रिसर्च कंपोनेंट है। और थर्ड कंपोनेंट जो हमारा है वो हमारे यहाँ की रिसर्च है, उसको हमें फार्मर तक पहुँचाना है। तो उसके साथ साथ किसान की जो प्रॉब्लम्स है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए भी हम रेगुलरली जो है पीआरए जिसको बोलते हैं वो करते हैं, फार्मर्स के साथ डिस्कशन करते हैं, उनके जो इश्यूज आते हैं
उन इश्यूज के बेस पे ही हम हमारे स्टूडेंट्स को रिसर्च की प्रॉब्लम देते हैं, ताकि इमीडिएट जो है उनका कुछ सॉल्यूशन निकाला जा सके। इसके साथ साथ भारत सरकार की इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च जो है, उसकी डिफरेंट स्कीम्स हैं, जिसके अंदर ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैं, वो लोकेशन बेस्ड ट्रायल करते हैं। और हमारे यहाँ पे भी कम से कम 12 ऐसी स्कीम्स जो है वो चल रही है, जिसमें मिलेट पे भी हम काम कर रहे हैं, हमें खरीफ पल्स पे भी काम कर रहे हैं, हम रबी पल्स पे भी काम कर रहे हैं, हम मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट्स पे भी काम कर रहे हैं। तो इस तरह से इस कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट जो है, हमारे यहाँ की फाइंडिंग प्लस और कंट्री में कई लोकेशन पे जो काम हो रहा है, उन सबको कंपेयर किया जाता है, और हमारे यहाँ की फाइंडिंग हमारे फार्मर को कैसे बेनिफिट कर सकती है, वो हम फार्मर को पास लेके जाते हैं। इसी तरह से हमारे पास ट्राइबल सब प्लान के नाम से एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है, जिसके अंदर, क्योंकि ये ट्राइबल पॉपुलेशन डोमिनेटेड बेल्ट है, इसके अंदर हम डायरेक्ट फार्मर को जो है इनपुट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उनकी हेल्प के लिए, जिसके अंदर इवन स्मॉल फार्म इम्प्लीमेंट्स भी है, उनको सीड के भी है, उनके लिए मशीनरी का भी है, पोस्ट हार्वेस्ट के लिए, वैल्यू एडिशन के लिए, जैसे मिलेट के लिए मिलेट का इनिशियल जो प्रोसेसिंग होता है, उसका छिलका कैसे उतारना है, कैसे उसको मतलब प्रॉपर वे में प्रोसेस करना है, उसके बाद में उसका वैल्यू एडिशन, बिस्किट बनाना है तो कैसे बनाना है, अगर उसका लड्डू बनाना है तो कैसे बनाना है, उसकी खिचड़ी बनाना है, कुछ और प्रोडक्ट बनाना है, उस सब के लिए जितनी भी मशीनरी चाहिए वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट नीड बेसिस हम उनको देते हैं। ऐसा नहीं है कि हर फार्मर को दे सकते हैं, बट हम उनकी नीड असेस करते हैं। जैसे कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप है, तो हम उसको देखते हैं कि हाँ, ये इस चीज़ को आगे लेके जाएगा और दूसरे फार्मर के लिए रोल मॉडल का काम करेगा, तो हम उनको प्रेफरेंस देते हैं। तो ये उनको एक डायरेक्ट हम बेनिफिट देते हैं कि वो इस काम को आगे बढ़ाए और दूसरे लोगों को ये प्रोत्साहन मिले।